स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह और आज का हमारा विषय है सुनियोजित कृषि तकनीकें। हम आपको बताएंगे कि कैसे लगातार बढ़ती जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा की जरूरत को पूरा करने के लिए किसान कम होती जमीन में भी उचित उत्पादन, अधिक उत्पादन पा सकते हैं और ऐसे में कृषि तकनीकों की एक बड़ी भूमिका होती है। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से किसानों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। बेमौसम बारिश, कभी कम बारिश, कभी अधिक बारिश से और भी ज्यादा परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में इन तकनीकों का इस्तेमाल करके कैसे किसान सुनियोजित तरीके से कृषि उत्पादन को बढ़ा सकता है और साथ ही साथ अपनी आय को भी और अधिक कर सकता है, इन तमाम विषयों पर, मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। खेती के लिए बीज और खाद के अलावा पानी की भी जरूरत रहती है। पानी के लिए भारतीय खेती अधिकतर वर्षा पर ही निर्भर है और वर्षा समय पर हो और पर्याप्त हो ये निश्चित नहीं है। वर्षा की कमी के कारण कुछ इलाके सूखे की मार झेल रहे हैं और इस कारण न केवल वहां खेती का ही नुकसान होता है बल्कि ये इलाके रेगिस्तान तक में बदल सकते हैं। ऐसे में खेती सिंचाई पर निर्भर हो जाती है। सिंचाई की कई प्रणालियों में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली एक है, जिसे बुंदेलखंड के किसान अपनाकर अपनी पिछड़ी हुई खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा कैसे सुनियोजित कृषि तकनीकें किसान इस्तेमाल कर सकते हैं और हमने आपको ये भी बताया कि आज के दौर के बदलते दौर के हिसाब से किसानों को भी तैयार रहना पड़ेगा। आज के विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरे मेहमानों का पैनल मौजूद है और साथ ही साथ दो प्रगतिशील किसान भी, उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ के कौशल जी मौजूद हैं जो कि संयुक्त परियोजना निदेशक हैं। बहुत बहुत स्वागत है कौशल जी आपका। हमारे साथ इसके अलावा जगदीश राजपूत जी हैं जो कि तिलवाड़ अलवर के किसान हैं और लंबे समय से संरक्षित खेती करते आ रहे हैं और कैसे इन्होंने संरक्षित खेती करके एक नया उदाहरण हमारे अन्य किसानों के लिए पैदा किया है और साथ ही साथ कैसे उन्होंने अपनी आय को भी सुनिश्चित किया है, इनसे भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर नीलम पटेल हैं जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संजय कुमार हैं, आप भी एक प्रगतिशील किसान हैं और इन्होंने कैसे अलग अलग तकनीकों का, वैज्ञानिक तरीकों का अपनी खेती में इस्तेमाल किया, कम भूमि होने के बावजूद भी अच्छी आय इन्होंने अर्जित की, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ है अंचल दास जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं पूसा में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने आपकी मुलाकात करवा दी अपने मेहमानों से और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर नीलम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि सुनियोजित कृषि तकनीकें दरअसल हैं क्या और कैसे हम इसे आसान भाषा में अपने किसानों को समझाएं। कृषि में हमारी जो सुनियोजित कृषि की तकनीकें हैं इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अभी तक हमारे जो खेती में कुल हमारी जो सिंचित ज़मीन है 45% है। लगभग अगर मान के चलें तो आधी ज़मीन ही हमारी सिर्फ सिंचित हो पाती है, बाकी असिंचित है। बिल्कुल। दूसरा, आप जान रहे हैं कि हमारे जो ट्यूबवेल है उनमें जल स्तर हमारा नीचे जाता जा रहा है। अभी तक हमारे किसान भाई खेती में जो कुल जल उपलब्ध था उसका 83% लगभग प्रयोग होता था, लेकिन समय के साथ साथ ये कम होता जाएगा और एक अनुमान के मुताबिक हमारे किसानों को सिर्फ 75 से 80% जल उपलब्ध हो पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जल की उपलब्धता कम हो जाएगी, खेती जोतें हमारी छोटी हो रही हैं, लेकिन हमारी, जैसे आपने बोला कि जो लगभग अनुमान है कि हम 160 मिलियन जो हमारी जनसंख्या हो जाएगी, इसके लिए जो हमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो उसके लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ये कैसे हम सोच सकते हैं? एक तो तरीका है कि हम खेती में जो नए प्रयोग हो रहे हैं
उनको हम सम्मिलित करें। दूसरा है कि जितनी भी हमारे पास भूमि उपलब्ध है, जितना हमारे पास जल उपलब्ध है और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इन सब को हम सम्मिलित करने के लिए कुछ ऐसा सोचें जो परंपरागत तरीके से खेती हो रही है उसको छोड़ें और नए तकनीकों की तरफ बढ़ें। जी। तो ये जो हमारी सुनियोजित कृषि की तकनीकें हैं, अगर आप सीधे सीधे शब्दों में समझना चाहें तो ऐसा है कि जो हमारे कृषि में प्रयोग होने वाले संसाधन हैं उनका हम प्रयोग ऐसे करें कि जब फसल को ज़रूरत है तब दें और जितना ज़रूरत है उतना दें। दूसरा है जहाँ पर हमारे पानी की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है उसको प्रयोग करने के लिए दूसरे संसाधनों का इस्तेमाल करें। और तीसरा है कि जैसा कि आप जानते हैं हमारे खेती में जो पानी हमारा प्रयोग होता है वो सिर्फ हमारा 33 से 35% तक प्रयोग होता है, बाकी व्यर्थ चला जाता है। तो हम ऐसे संसाधनों पे जाएं जिससे कि जल संरक्षण हो। और चौथा है कि बेमौसम हम सब्जी और फलों का उत्पादन कर सकें। और जो हमारे किसान भाई हैं, इन सब तकनीकों का अगर आपको शुरुआत करनी है तो खेत के तैयार करने से लेके प्रोसेसिंग तक आपको इन तकनीकों को अपनाना पड़ेगा, तभी आप इनका फायदा ले पाएंगे। जी, तो डॉक्टर नीलम आपने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाया कि दरअसल ये सुनियोजित कृषि तकनीकें हैं क्या। दरअसल इसका मतलब यही है कि आप शुरुआत से ही यानी अपने खेत की तैयारी से लेकर कटाई तक की पूरी तैयारी पहले से खाका तैयार कर लें और ये समझ लें कि आपकी मिट्टी के हिसाब से, आपके इलाके की जलवायु के हिसाब से कौन कौन सी तकनीकों का आपको इस्तेमाल करना होगा ताकि कम भूमि में भी अच्छा उत्पादन आपको मिले और बेमौसम उत्पादन भी आप ले सकते हैं। इन तकनीकों का इस्तेमाल करके उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर कौशल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दौर में सुनियोजित कृषि तकनीकें कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों? बढ़ती हुई आबादी और घटती हुई पानी का सदुपयोग और तालमेल किसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। घटती हुई ज़मीन और पानी का सदुपयोग आज के डेट में, आज के दिन में बहुत सारी तकनीक ऐसी हैं जिसके माध्यम से कम पानी से अधिक उपज ले सकते हैं, जैसे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से हिंदी में बोलते हैं और इसके माध्यम से हम टोटल खेत में जितनी पौधे की पानी की ज़रूरत होती है उतना ही हम पानी देते हैं। और जो है ना, जैसे हम अभी के दौर में फ्लड इरिगेशन करते हैं, फ्लड इरिगेशन में, फ्लड सिंचाई विधि में हम सिर्फ खेत का सिंचाई करते हैं, ना कि पौधे का। आमतौर पर जैसे किसान पानी लगाते हैं, आमतौर पर जो किसान पानी लगाते हैं उसको फ्लड इरिगेशन सिस्टम कहते हैं, जिसमें सिर्फ हम खेतों की सिंचाई करते हैं, ना कि फसल की। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँगा कि अगर हमें 1 गिलास पानी पीने की ज़रूरत है और एक गिलास के जगह अगर हमें 1 लीटर पानी पिला दिया जाए तो हमें परेशानी होती है जब तक कि जो वाटर ड्रेन ना हो जाए, पानी ड्रेन ना हो जाए शरीर से। तो उसी तरह फसल को भी पानी की आवश्यकता उतनी ही होती है जितनी उसके जड़ों को चाहिए, उसके रूट जोन में पानी की आवश्यकता है। जब हम जो सिंचाई फ्लड इरिगेशन करते हैं उसमें पानी बहुत ही मात्रा में दे देते हैं और पौधे सही ढंग से जो है ना शोषण और जो है उसका उपयोग नहीं कर पाते। बिल्कुल, तो ये बात रही कि कई बार तो ये हो गई ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। उसी तरह आजकल जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आजकल आया हुआ है, नई तकनीक है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जिसके तहत जो है ना बेमौसमी सब्जी को हम का उत्पादन कर सकते हैं। बेमौसमी सब्जी में पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक टनल, लो टनल, शेड नेट, उसके अलावा जो है ना वाटर हार्वेस्टिंग। आज के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वाटर। खेतों को सिंचाई के लिए, फसलों को सिंचाई के लिए पानी की होना बहुत ही आवश्यकता है और पानी प्लेंटी में उपलब्ध है। जब रेनफॉल होती है, जब वर्षा होती है, उस बारिश के पानी का संरक्षण बहुत ही नितांत आवश्यक है। बारिश भी हुई है और उसका जो है ना उसके लिए कम खर्च में प्लास्टिक लाइन पॉन्ड है, जिसमें जो है ना हम पानी को स्टोर किया जा सकता है और पानी को रोका जा सकता है। जब जरूरी होगी उस पानी का इरिगेशन सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। जी। सेकेंडली लो टनल है। जब भी हमें खेतों का बीजारोपण करना है या फसलों का बीजारोपण करना है, सीडलिंग तैयार करना है, तो हमें लो टनल की आवश्यकता होती है। मौसम की जलवायु परिवर्तन में लो टनल का बहुत ही बड़ा योगदान है और उस योगदान के तहत आज जो है ना आप देखेंगे मार्केट में हर तरह की सब्जियां जो उपलब्ध है। बिल्कुल,
तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमारे मेहमान ने आपको बताई, डॉक्टर कौशल, जो कि बता रहे हैं कि कैसे इन तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, अलग अलग रूप कौन से, और ख़ास तौर पर आपने हमें बताया कि जल संरक्षण कैसे किया जाए और खेती में उतना ही फसलों को पानी दिया जाना चाहिए जितने की ज़रूरत है। अगर आप उससे अधिक देते हैं तो पानी बर्बाद जाता है, लेकिन सही मात्रा में पानी कैसे फसलों की जड़ों तक पहुँचे, इसकी भी अलग अलग तकनीकें हैं, अलग अलग तरीके हैं। अब उसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अब हम डॉक्टर अंचल दास से बात कर लेते हैं। अंचल दास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम सुनियोजित कृषि तकनीकों की बात करते हैं तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी पोषक तत्व हैं वो कैसे सही मात्रा में हमारी फसलों तक पहुंचे, ताकि जब हम अच्छे उत्पादन की बात करते हैं तो इस बात का भी किसान विशेष तौर पर ध्यान रखें। अभी तक ये देखा गया है कि जो 50% जो उपज में जो बढ़ोतरी है वो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन या पोषक तत्वों का बैलेंस्ड वे में इस्तेमाल करने से होती है। तो ये हमें ये दर्शाता है कि पोषक तत्व कितने महत्वपूर्ण हैं और उनको एक बैलेंस तरीके से डालना चाहिए। तो उनको एक हम अच्छे बैलेंस्ड या एक संतुलित खाद के पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा डालने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पौधे में कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं, जो पोषक तत्व उनकी कमी है। और उसके साथ हमको ये देखना है कि जो साइल की जो क्षमता है, जो भूमि की जो क्षमता है, जो मिट्टी कितनी क्षमता है, कितनी मात्रा में सप्लाई कर सकती है। तो ये जानने के बाद में हमें ये भी देखना है साथ में कि हमें कितना पैदा करना है, यील्ड टारगेट हमारा कितना है। तो उस हिसाब से हम पौधे में कौन सा तत्व है, कौन से तत्व की कितनी कमी है, जमीन कितना सप्लाई कर सकती है, कितना उसमें सप्लाई हो सकती है जमीन से, और यील्ड कितना लेना है और कितनी जरूरत है, वो जरूरत हमको उर्वरकों से या खाद से डालनी होती है। जी जी जी। तो इसके लिए हमको जमीन का, सॉइल का सर्वे करना पड़ता है उसमें हम, ताकि हम जान ले कौन कौन सा तत्व की कमी है जमीन में। तो उस हिसाब से हमको ये सब करना पड़ता है। जी जी। लेकिन इसके साथ हमने ये देखा गया है कि जो सॉइल सैंपलिंग है, जो सर्वे है, फिर लैब में जो एनालिसिस है, रासायनिक या बौद्धिक एनालिसिस है जो सॉइल का, सैंपल्स का, वो बहुत समय लगाता है। जी जी। इसी बीच में हमारा जो पौधा, जो फसल है, वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से सफर हो चुकी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पौधे में जो कमी है उसको हमने तुरंत पहचान लेना है कि कौन से तत्व की कमी है। जी बिल्कुल। तो कैसे हम समझें और ये जानें कि हमारी जो फसल है उसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत है, किसकी अधिक किसकी कम, और हमारी जो मिट्टी मृदा जो है उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की कमी है, उन्हें कैसे पूरा किया जाए, इसके बारे में जो तकनीकें हैं उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ जगदीश जी भी हैं, जगदीश राजपूत, जो कि अलवर के रहने वाले हैं और एक प्रगतिशील किसान हैं। कई सालों से वो संरक्षित खेती करते आ रहे हैं। ये उनके अनुभवों को जानते हैं। जगदीश जी, आप बताएं कि संरक्षित खेती का कैसे आपने लाभ उठाया, और जो हमारे अन्य दर्शक किसान अभी आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैडम, मैं पहले परंपरागत खेती करता था जिसमें कि पानी बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है और किसान की मेहनत भी ज़्यादा लगती है, खर्च भी ज़्यादा बढ़ता है। तो पहली दफ़ा जब हमने पूसा से ही ये ट्रेनिंग लेकर सीखा था कि ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई जिसको हम बोलते हैं, वो हमने 2010 में लगाया था। तो फर्स्ट ईयर में ही हमें टमाटर के लिए उन्होंने अप्रोच किया था, आप इसको टमाटर लगाओ, इस पर इसका नतीजा देखो। तो मैंने पहली बार ही उसमें टमाटर लगाया था जिसमें बहुत अच्छी पैदावार हुई थी। अच्छा। मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि जब लोग बाग देखने आते थे ना टमाटरों में, तो क्योंकि बेड के ऊपर ही टमाटर पौध लगाई जाती है, तो ड्रिप इरिगेशन से तो पौधे की जड़ों में ही पानी जा रहा था और जो खाली एरिया था उसमें वो सूखा नजर आता था। मुझे किसान भाई कहते थे ये आप कैसा पानी लगा रहे हो? बोला ज़मीन तो वैसे सूखी पड़ी है और आप क्या पैदावार उठाओगे। लेकिन जब कई दिनों बाद उसमें फ्रूट आना चालू हुआ, फ्लावरिंग हुई। आपको भी घबराहट हुई थी जब किसान आपको ऐसे कह रहे थे कि ज़मीन तो सूखी है, कैसे फसल मिलेगी? हाँ, उनको ये मालूम नहीं था कि भी इसमें कैसे ये कर लेगा। तो मैं अपने मन में ये कहता था कि मुझे तो पौधों को पानी देना, ना कि खाली ज़मीन पर पानी देना है। तो उसमें इतनी पैदावार हुई थी, मैंने पहले फर्स्ट ईयर में ही 1,17,000 का टमाटर बेचा था। वो लोग दंग रह गए थे कि इतना प्रोडक्शन हो रहा है। तो
तो मैं तो बार बार किसानों से भी यही बात आपको करता हूँ। देखने के बाद आपके जो अन्य जानकार हैं, जो अन्य किसान हैं आपके गांव में, उन्होंने भी इस पद्धति का इस्तेमाल किया? हाँ जी, मैं देखने के बाद में काफ़ी किसानों ने इसको एक्सपेक्ट किया है। हमारे साथ में संजय जी भी हैं, इन्होंने भी हमारे सिस्टम को देखा है, इन्होंने ये बहुत प्रभावित हुए। तो और भी किसान हैं, काफ़ी लोगों ने वहाँ ड्रिप इरीगेशन इस्तेमाल किया है, जिससे वो अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो उसके बाद अभी बात हो रही थी पानी के ऊपर भी। तो मेरे पास में एक जो घरेलू मोटरें होती हैं जिसमें मात्र 1.5 इंच या 2 इंच पानी होता है, कि किसान कहते हैं कि हमारे पास पानी की अवेलेबल नहीं है, कम है। तो हम ये कहते हैं कि हम छोटी सी मोटर लगाकर मैं 1 बीघे में सिंचाई करता हूँ। तो यानी कि मुझे इतने पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जितना आप वेस्टेज करोगे आपकी ज़मीन भी खराब होगी, आपका खर्च भी बढ़ेगा और पौधे जो हैं वो उल्टा नुकसान में जाएंगे, ना कि अच्छी पैदावार। बहुत बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई जगदीश जी, और आप बधाई के पात्र भी हैं कि आपने इन सब बातों को इतने अच्छे तरीके से समझा और उसे लागू भी किया, उसे इम्प्लीमेंट भी किया। लेकिन हमें आप ये भी बताएं कि आपके पास ज़मीन कितनी है, क्योंकि उत्पादन तो ज़मीन के हिसाब से होता है। तो ज़मीन के बारे में बताया, क्या कम ज़मीन है उसके हिसाब से आपने अधिक उत्पादन लिया, या फिर क्या जानकारी देना चाहेंगे इस बारे में? मेरे पास तो 1 बीघा ज़मीन है, जिसमें मैं अपने 7 आदमियों को, परिवार को उसी 1 बीघे में से ही उनका पालन पोषण कर रहा हूँ। हाँ जी, और 1 उससे इतना उत्पादन? हाँ जी, 1 बीघा माने 1 हेक्टेयर का चौथा भाग? 1 हेक्टेयर का 1/4 हो गया। जी जी। तो उसी में से मैं अपने 7 आदमियों को, परिवार को पालन पोषण कर रहा हूँ। मुझे आना जाना भी होता है, उनका सारा खर्च नहीं कि उसी में। मेरा बड़ा लड़का जो मोबाइल का वगैरह इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ा अच्छा ज्ञान रखता है, तो उसने दुकान उसको बनाकर दी थी, उसको छोड़कर वो भी इसी खेती में ही आ गया। वो अब मैं तो थोड़ा कमज़ोर हो गया हूँ, वो खेती बाड़ी काम वही देखता है, वो पढ़ा लिखा भी है, अच्छे तरीके से उसको मेंटेन कर रहा है। चलिए, और भी अच्छी बात है कि युवा जो है इसे अपना रहे हैं, और जब तकनीक का इस्तेमाल होता है तो युवाओं का जो रुझान है वो और भी बढ़ जाता है। और जैसा कि जगदीश जी ने बताया कि उनके पास बहुत कम भूमि है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने 7 सदस्यों के परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं और अच्छे से कर पा रहे हैं, और उनके जो पुत्र हैं, उनके जो बेटे हैं, वो इसे आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जगदीश जी। अब नीलम जी, मैं जानना चाहूँगी कि जो हमने कहानी अभी सुनी जगदीश जी की, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? जगदीश जी ने जो कहानी बताई, जो इन्होंने बताया 2010, तो जैसा कि आपने बताया, मैं पूसा संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक हूँ, और 2010 में हमने इनके गांव को चुना और वहाँ पर हम काम करने के लिए गए। तो हमें, जब मैं उस गांव में गई तो मैंने देखा उस गांव की हालत बहुत ख़राब है। वहाँ कोई नहर नहीं है। जी। लोगों का जो पढ़ाई का स्तर, एजुकेशन का स्तर है, बहुत कम था। लोग बहुत उस गांव में नौकरी में नहीं थे। और इस जब लोगों की हालत देखी तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ कुछ काम करने की आवश्यकता है। तो जगदीश जी हमारे उस गांव के पहले किसान हैं। इनके यहाँ सिर्फ 1 बीघा इनकी ज़मीन, और जो ट्यूबवेल था वो इतना था कि उससे सिर्फ 1-1.5 घंटा पानी चल पाता था। इनका कुछ नहीं हो पाता था। बस ये क्या करते थे, ज्वार बाजरा बो आते थे जब बारिश होती थी, और फिर काटने के लिए जाते थे, भगवान के भरोसे छोड़ के कि जो पैदा होगा वो काट लेंगे। लेकिन जगदीश जी ने हिम्मत दिखाई, और सिर्फ ड्रिप इरीगेशन नहीं, इन्होंने ड्रिप इरीगेशन लगाया। इन्होंने बताया नहीं, इनके घर में बायोगैस है, क्योंकि आप जानते हैं कि समय के साथ साथ हमारे देश में एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ रही है। तो अब क्या है, पहले जब इनके गांव में मैं गई तो मैंने देखा कि ये लोग गैस का सिलेंडर लेने के लिए 4-4 घंटा लाइन पे लगे रहते थे। तो जगदीश जी के पास जानवर थे। हमने कहा कि आपने जो अभी गोबर है जानवरों का, ये तो आपका धन है, आप इसको व्यर्थ कर रहे हैं, इसको कुछ इस्तेमाल करिए, प्रयोग करिए अच्छे से। तो इनके यहाँ एक छोटा सा बायोगैस लगवाया, और उस बायोगैस से ही इनके पूरे परिवार का खाना आज तक बन रहा है। और इन्होंने कोई गैस का सिलेंडर नहीं खरीदा, और उस बायोगैस से जो स्लरी निकली, जो खाद निकली, उसको इन्होंने अपने खेती में प्रयोग करते हैं। तो देखिए, उस बायोगैस के साथ हमने इनका जो प्रधानमंत्री जी ने अब कहा स्वच्छ भारत अभियान का, उसके साथ हमने इनकी लेट्रिन का भी जोड़ दिया। तो लेट्रिन भी उसके साथ जुड़ गई, तो उनका वो भी समस्या हल हो गई। तो अब ये बायोगैस इनके पास है, और 1 बीघा में ही बाद में जब इनको टमाटर से और बाकी आलू और कई फसलों से इनको फायदा हुआ, तो इन्होंने क्या किया, आधे खेत में पाली हाउस बना लिया। तो इनके पास पाली हाउस है, ड्रिप है, बायोगैस है। और मैं ये बताना चाहती हूँ किसान भाइयों के कि हमने उस वक्त 3 गाँव में काम शुरू किया था। एक गाँव तिलवाड़ था,
उसमें से। लेकिन इनकी सफलता को देखकर अब वहाँ पर 18 गांव ऐसे हैं और सारे छोटे किसान हैं हमारे, जो ये सुनियोजित कृषि की तकनीकें हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं और इसका पूरा भरपूर लाभ उठा पा रहे हैं। बिल्कुल। और संजय जी तो एक बिल्कुल बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे, और जो किसान अभी देख रहे हैं उनके लिए भी प्रेरणा है कि कैसे सुनियोजित कृषि तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा लाभ आप कम जमीन होने के बावजूद भी कमा सकते हैं। आपको अपना घर, अपना गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम जमीन होने की वजह से पलायन भी बहुत तेजी से होता है। तो इन तकनीकों का इस्तेमाल करें और देखें कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। चाहे वो बायोगैस की बात करें, पॉली हाउस की बात करें, ड्रिप इरिगेशन, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल जगदीश जी ने किया है और इसका पूरा लाभ भी उठा रहे हैं। और दूसरे जो लोग हैं, अन्य गांव जो इनके गांव से जुड़े हुए हैं, वहां भी धीरे धीरे इनकी ख्याति पहुंचती जा रही है। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने किन किन तकनीकों का इस्तेमाल किया और किस तरीके से लाभ हो रहा है आपको अपनी कृषि में? हमारे पास जगदीश जी हैं, इन्होंने जो किया हमने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने पापा जी को बोला, पापा जी अपन भी ऐसा कुछ करते हैं। बोला नहीं, कुछ नहीं होता, क्या होगा। मैंने ठीक है पापा जी, जैसे आप करते हो करो, अपनी मर्जी। उन्होंने किया, वो 1 साल बाद वो चल वैसे। फिर मैंने अपने कंधों पर बोझ आने लगा मेरे पे, तो मैंने कहा मैं तो खेती करूँगा तो आधुनिक तरीके से करूँगा, ना तो नहीं करूँगा। मैंने मैडम से सलाह ली, मैडम ने कहा ठीक है आप करो, मैं आपको फुल मार्गदर्शन दूंगी। तो मैडम ने जैसा कहा, हमने उनके कहने पर ड्रिप लगवाई। ड्रिप में अच्छा मुनाफा हुआ, टमाटर बोया पर। और मैडम ने कहा लोटन और लगवाओ। मैंने कहा लोटन क्या चीज़ होती है, हम तो जानते नहीं है। बोला छोटा पोली हाउस। मैंने ठीक है मैडम, मैडम ने बताया। फिर हमने लोटन लगा के ककड़ी बोई, इसमें ककड़ी में अच्छा मुनाफा हुआ। फिर मैडम ने बोला पोली हाउस लगाओ। मैंने कहा वो पोली हाउस लगाओ, वो कैसा होता है? तो मैडम ने बोला आप लगवाओ, हम बताते हैं, आप करो। मैडम ने बोला, हमने कहा ठीक है मैडम, कितना खर्चा आएगा? पैसे नहीं है हमारे पास। बोला कुछ हम करेंगे, कुछ सरकार देगी, आप सब्सिडी वगैरह है, आप कुछ कर दो, कुछ हो जाएगा। ठीक है, हमने जैसे कैसे लेकर ब्याज पर हमने पोली हाउस लगवा लिया। पोली हाउस में अच्छा मुनाफा हुआ। फिर मैडम ने एक और लेजर लेवल भेज दिया हमारे गाँव में। अब वो देखने चले गए, वो देखा तो लेजर लेवल बराबर ज़मीन कर रहा है, बिल्कुल बराबर पानी जा रहा है। हाँ, तो हमने देखा तो ये तो कोई नई चीज़ है। तो हमने बोला मैडम ये क्या चीज़ है? बोला ये लेजर लेवल है, इससे क्या है ज़मीन में बराबर पानी चलता है, तो इससे खर्चा कम आता है, पानी लगाने में सहूलत होती है। आजकल रात का पानी होता है तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। तो फिर हमने कहा मैडम जी हमको भी लगवाना है। बोला आप लगवाओ, लेकिन ये तो मशीन तो नहीं आएगी, आपको लेनी पड़ेगी। मैंने की मैडम फिर ये तो महंगी है, हमारे पास फिर पैसा नहीं। बोला आप कुछ करो और मेहनत करके ले लेना। फिर हमने मैडम ने कहा मैंने ठीक है, ब्याज पे उठा के फिर लेजर ले लिया। मैं अब लेजर लेवलर पूरे गांव के लेजर लेवल ज़मीन करता हूँ। पूरे मेरे एरिया 18 गांव जो मैडम के हैं सब मेरे अंडर में हैं। सारे गांव में मैं लेजर लेवल करता हूँ। इतना काम है बहुत, जब मेरा समझ रहा है, मैडम से बोल रहा हूँ मैं एक सेट बोल लूँगा। तो अभी तो हमने सिर्फ सुना इनके बारे में कि ये तकनीकें इस्तेमाल की जा रही हैं, लेकिन ये हैं क्या, कैसे हमारे अन्य किसान इससे जुड़ सकते हैं, सरकार की योजनाएं क्या हैं, और हमारे वैज्ञानिक जो कि ना सिर्फ लैब में काम कर रहे हैं बल्कि लैंड यानी खेतों तक पहुंच रहे हैं, उनकी भूमिका क्या है, विस्तार से बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें विचार विमर्श। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे।
और ब्रेक के बाद विचार विमर्श में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज का विचार विमर्श बहुत खास है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सुनियोजित कृषि तकनीकों के बारे में। क्या इसका मतलब है, क्या अर्थ इस विषय का, इसके बारे में ब्रेक से पहले हमने विस्तार से चर्चा की और हमारे साथ दो प्रगतिशील किसान भी हैं जिन्होंने अपनी कहानी बताई कि कैसे सुनियोजित कृषि तकनीकों का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली और आय का भी एक अच्छा माध्यम उनके सामने पक्का हो चुका है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम कौशल जी से जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कौशल, जैसे कि जगदीश जी और संजय जी भी कहे थे कि सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं और इन योजनाओं का उन्होंने पूरा लाभ उठाया, इसी वजह से उन्होंने अपनी स्थिति को और बेहतर किया। तो ये योजनाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। मूल रूप से भारत सरकार दो योजनाएं सुनियोजित कृषि विकास पर जो है ना चर्चा कर रही है। दो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और दूसरा है कि MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH। इसके तहत प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, मैकेनाइजेशन आती है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जितने भी माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड इक्विपमेंट है वो सभी उसमें आती है, यानी सूक्ष्म जिन्हें हम सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। तो अगर हम ये कहें कि जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन और में क्या क्या और भी जो कंपोनेंट्स हैं जिस पर हमने जो है ना ऐड करना चाहूँगा, जिसमें नर्सरी मैनेजमेंट एक बहुत भी अहम सब्जेक्ट है, अहम मुद्दा है। नर्सरी मैनेजमेंट के तहत यानी पौधशाला का कैसे मैनेजमेंट करें? पौधशाला, उसके लिए भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। उसके बाद है सरफेस कवर कल्टीवेशन, जिस पर हमने अभी चर्चा नहीं किया है। सरफेस कवर कल्टीवेशन जो प्लास्टिक मल्चिंग है। प्लास्टिक मल्चिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से हम पानी को रोक सकते हैं, कम जो है ना वाटर को, जो साथ ही साथ वीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वीड को कंट्रोल करने का अर्थ है कि अगर हम खेत में फसल लगाते हैं, फसल के साथ वीड भी आती है और वीड जो है घास खरपतवार, उस खरपतवार को रोकने के लिए प्लास्टिक मल्चिंग एक बहुत ही अच्छा उपाय है। और उसके साथ साथ ये वाटर को कंजर्व करता है। वाटर कंजर्व कैसे करता है इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे ही जो है ना सूरज की रोशनी धरती पर पड़ती है, ज़मीन पर पड़ती है, तो इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन प्लास्टिक मल्च के साथ कंडेंस होता है और वो फिर ज़मीन में आ जाती है। इस तरह से जो है हम मल्चिंग के माध्यम से लगभग 20 से लेकर के 40% तक जो है ना वाटर को हम सेविंग करते हैं। और ड्रिप के साथ अगर हम मल्चिंग को लगाएं तो दोनों बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है। ये कहें कि जो है ना मल्चिंग विदाउट ड्रिप जो है ना नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए भी भारत सरकार जो है अनुदान देती है। उस अनुदान ये है कि 32,000 यानी 32,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भारत सरकार जो है कॉस्ट रखी है, उसका 50% अनुदान देती है, जो कि किसानों के लिए 2 हेक्टेयर तक सीमित है। कोई भी बेनिफिशियरी 2 हेक्टेयर तक जो है ना उस पर सब्सिडी अनुदान ले सकती है। सिमिलरली जो वाटर हार्वेस्टिंग एक अहम मुद्दा है जहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सामुदायिक टैंक, जो कम्युनिटी टैंक होती है, उस पर जो है ना भारत सरकार 20 लाख रुपए सब्सिडी देती है। 20 लाख रुपए जो कि 100% सब्सिडी एक तरीके से ये कम से कम 10 हेक्टेयर एरिया को सिंचित कर सके। उसमें जो है ना एक किसान से लेकर के एक किसान तो इंडिविजुअल हो जाएगा, कम्युनिटी बेसिस पर जितने भी किसान उसमें आ जाए वो सबसे बेटर है। और ये अनुदान 20 लाख प्लेन एरिया के लिए है और पहाड़ी एरिया के लिए, हिल एरिया के लिए जो है ना ये 25 लाख अनुदान है। 25% वहाँ की तो ज़्यादा ज़रूरत भी है, वहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है, लेकिन जिस समय पानी की आवश्यकता होती है उस समय पानी नहीं उपलब्ध होता है। तो उस एरिया के लिए ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। तीसरा है कि ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस आजकल काफ़ी पॉपुलर है। ग्रीन हाउस के माध्यम से हम जो बेमौसमी सब्जी का उत्पादन करते हैं। जब भी जिस सब्जी की ज़रूरत है, आज मार्केट में देखें कि जो है ना सब्जी ही सब्जी है। एक समय होता था सिर्फ सीजन में ही सब्जी उपलब्ध होती थी। आज के डेट में आप देखें कि हर सीजन में हर सब्जी उपलब्ध होती है। ये देन जो है पॉली हाउस की है और ग्रीन हाउस की है। उसी तरह शेडनेट हाउस होती है।
शेडनेट हाउस भी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का अंग है, उसमें भी भारत सरकार सब्सिडी देती है और सब्सिडी है 610 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर, और ये भी 4000 स्क्वायर मीटर तक के लिए मान्य है। ग्रीन हाउस में 3 तरह के जो है ना स्मॉल, मार्जिनल एंड हाई एंडेड किसान हर कोई जो है ना उसमें फ़ायदा ले सकते हैं। तो ग्रीन हाउस में जो कॉस्टिंग है वो है 935 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर से लेकर के 415 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर। ये डिपेंड करता है कि आप लोहे का बना रहे हैं या लकड़ी का बना रहे हैं या बांस का बना रहे हैं। जी। जो जितने छोटे किसान हैं वो चाहते हैं कि हम छोटे स्मॉल स्केल से शुरू करें, तो उसके लिए जो है ना वो प्रयास ये करते हैं जहाँ बेम्बो बांस प्लेंटी में उपलब्ध है तो वो बेम्बो का पॉली हाउस बनाते हैं। जहाँ लकड़ी उपलब्ध है हिल एरिया में तो वो लोग लकड़ी का प्रीफर करते हैं, और प्लेन एरिया में मैक्सिमम जो है लोहे का पॉली हाउस जो है ना तैयार करते हैं। इसके लिए जो भारत सरकार अनुदान देती है वो 1650 रुपया से लेके 844 रुपया तक प्रति स्क्वायर मीटर, और ये 4000 स्क्वायर मीटर तक के लिए सभी किसानों के लिए मान्य है, सभी बेनिफिशरीज के लिए मान्य है। अगर इसी को अगर हम लकड़ी का बनाए या बांस का बनाए तो लकड़ी के जो कॉस्ट है 492 और बांस का जो है 362 पर स्क्वायर मीटर गवर्नमेंट ने 100% निर्धारित की है। इसका 50% सब्सिडी भारत सरकार अंडर MIDH जो है के तहत देती है। इसके साथ साथ पॉली हाउस में अगर हम कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं, तो उसमें फूल लगाएंगे, सब्जी लगाएंगे, नर्सरी ग्रो करेंगे, तो उसके लिए भारत सरकार जो है ना फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की है कि जो है अगर आप पॉली हाउस ले रहे हैं सब्सिडी के तहत, उसकी जो है ना लागत क्षमता फर्स्ट ईयर का जो सब्जी उत्पादन करेंगे तो उसका क्या रेट होगा, उसके लिए भी भारत सरकार सब्सिडी देती है। तो अभी आपने कौशल जी को सुना जिन्होंने अलग अलग तकनीकों के हिसाब से सरकार की क्या योजनाएं हैं, कितना उसमें सरकार का अनुदान है, किसानों को अपने पास से कितना खर्च करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से और विस्तार से समझाया। और कोशिश यही है कि हमारे किसान जान सकें कि उनके लिए योजनाएं मौजूद हैं और वो इसका लाभ उठा सकें। मैं अंजल जी आपके पास अब आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहेंगे कि पोषक तत्वों की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए कौन कौन सी तकनीकें हैं? हमें सही पोषक तत्व सही मात्रा में, सही समय और सही विधि से देना जरूरी होता है। ये सब करने से हमारी जो उपज है, फसल की उपज है, वो बढ़ सकती है। अब ये देखा गया है कि हमारी जो भारतवर्ष में जितनी जो खेती युक्त ज़मीन है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक और आयरन की डेफिशिएंसी पाई गई है। इसमें जो है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, और इसी न्यूट्रिएंट का, इसी पोषक तत्व का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग भी होता है। कहीं तो इसको बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, कहीं बहुत कम डालते हैं। तो इसका जो प्रिसाइज एप्लीकेशन है, प्रिसीजन एप्लीकेशन, इसकी जो यूज़ है इसका नाइट्रोजन का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पूरे न्यूट्रिएंट्स का, सभी पोषक तत्वों का जो प्रिसीजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उसको हम बोलते हैं साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या साइट विशेष न्यूट्रिएंट प्रबंधन या पोषक तत्व प्रबंधन कह सकते हैं। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स अभी अवेलेबल हैं। जैसे इसके लिए हम एक न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट, एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जिसकी मदद से हम इन सभी जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है या पोटैश है, इसका हम प्रिसाइज एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए, और ये जब हम नाइट्रोजन डालते हैं खेत में तो इसका बहुत सारा नुकसान होता है, पानी के साथ मिलकर लीच हो जाती है या हवा में से वाष्पित हो जाती है, उसके साथ वोलेटिलाइजेशन लॉसेस के हो जाते हैं। तो इसके प्रबंधन के लिए हमारे पास अभी कुछ टेक्निक्स, कुछ यंत्र अवेलेबल हैं जिसका हम इस्तेमाल करके प्रिसाइज नाइट्रोजन एप्लीकेशन करते हैं। उनमें सबसे पहले जो कास्ट इफेक्टिव, बहुत सस्ता भी है, वो है लीफ कलर चार्ट। दूसरा यंत्र हमारे पास है स्पैड मीटर। तीसरा यंत्र है ग्रीन सीकर, और चौथा स्पेक्ट्रो रेडियो फोटोमीटर है, जिससे हम लोग रेडियो स्पेक्ट्रोमीटर है जिससे हम कितनी डेफिशिएंसी है वो सब उससे मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने यंत्र बताया नाइट्रोजन की साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट के लिए, इन सीजन जो जब फसल हम लगा चुके हैं उसमें कमी के हिसाब से नाइट्रोजन डालने के लिए लीफ कलर चार्ट जो मैंने बताया, वो एक प्लास्टिक की स्ट्रिप जैसे होता है, उसमें 6 स्ट्रिप्स रहती हैं, जहाँ अभी 4 स्ट्रिप में भी अवेलेबल है। उसका जो 6 स्ट्रिप्स हैं उसमें उसका जो रंग होता है हल्के पीले से हरे रंग की ओर चलता है। अगर सबसे पीला रंग है इसका मतलब है उसमें नाइट्रोजन की कमी है, और ये दर्शाता है कि फसल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। जी। जैसे हम हरे की साइड बढ़ते जाते हैं तो वो ये दिखाता है कि उसमें पौधे में नाइट्रोजन की सफिशिएंसी है, उसमें
पर्याप्त मात्रा है। तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम धान में इस्तेमाल कर सकते हैं, निकोलो चार्ट को मेज में कर सकते हैं, मक्का में कर सकते हैं और गेहूं में भी कर सकते हैं। तो चलिए, आपने ये बताया कि क्या कौन कौन से तकनीकें मौजूद हैं जिससे हम ये भी जान सकते हैं कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, यानी किसकी कमी है, और किस चीज़ की मात्रा पूरी है जिससे देने की ज़रूरत नहीं है। कई बार होता ये है कि किसान एक दूसरे को देखते हुए जो दूसरा किसान कर रहा है वो खुद भी करने लगता है, और जिस पोषक तत्व की ज़रूरत नहीं भी है उसकी भी खुराक फसल को दे दी जाती है, जिसका कोई लाभ नहीं होता है, सिर्फ संसाधनों का वेस्ट या फिर कहें संसाधन हमारे व्यर्थ होते हैं। तो ऐसे में अंजल जी ये बताएं कि जो आपने कुछ एक तकनीकों के बारे में अभी गिनाया, तो किसान क्या इनके बारे में जानते भी हैं या फिर अभी जागरूकता की भी कमी है, और अगर ऐसा है तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? तो सबसे पहले जो मैंने यंत्रवाद लीफ कलर चार्ट है तो काफ़ी प्रचलित है, पूरा पंजाब में, हरियाणा में या यूपी में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, धान में करते हैं, मक्का में भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है और गेहूं में कर सकते हैं। नीलम जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जैसे कि अभी हमने सिंचाई से जुड़ी हुई तकनीकों के बारे में जाना, पोषक तत्वों की तकनीकों के बारे में जाना, अभी अंचल जी ने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन क्या किसानों तक ये पहुँच पा रही है, और अगर नहीं पहुँच पा रही तो कमी कहाँ है और उसे कैसे दूर किया जा रहा है? हमारे जो किसान भाई हैं वो किसान भाई इन तकनीकों को कुछ को तो अपना रहे हैं, लेकिन आपने सही कहा कि सारी तकनीकें हमारे किसानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। एक तो पहली वजह है कि किसान भाई हमारे ये सोचते हैं कि ये तकनीकें बड़े किसानों के लिए हैं, लेकिन जैसे कि अभी संजय ने बताया कि लेजर लैंड लेवलर, जिसको कंप्यूटर मांझा कहते हैं, हमारे किसान भाई सोचते थे बहुत महंगी तकनीक है, हम लेंगे तो हमारे लिए कारगर नहीं होगी। लेकिन जब संजय जैसे जो बहुत छोटे किसान हैं, इन्होंने अपनाया और इसको कस्टम हायरिंग मतलब किराए पर 700 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से ये कर रहे हैं। तो 700 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से। तो अगर मान लीजिए मेरे गांव में लेजर लैंड लेवलर एक किसान के पास है, तो हर किसान को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने बगल वाले किसान से ले लीजिए किराए पे, जैसे ट्रैक्टर लेते थे, और उससे अपना खेत समतल कराइए। इसी तरह से आपने देखा कि कौशल जी ने बताया कि हमारी पानी देने की नई तकनीकें, जैसा कि आप जानते हैं हमारी सरकार का उद्देश्य है, प्रधानमंत्री जी का, हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर कार। ये जो दो हमारे उद्देश्य हैं, इनकी पूर्ति के लिए ऐसा है कि खेतों में हमें सिंचाई के नए साधन पे जाना पड़ेगा। सिंचाई के जो नए साधन हैं, जैसे फव्वारा हो गया, छोटा फव्वारा हो गया, जो बड़ा फव्वारा रेन गन हो गया, ड्रिप सिंचाई हो गया, ये सारी तकनीकें हो गई। फिर इसी तरह किसान भाइयों के मन में ये बैठा है कि हमारे पास अगर पावर नहीं है, बिजली उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या करें। तो वो किसान भाई भी मायूस ना हो, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा पे किसान भाइयों को अनुदान मिल रहा है, और किसान भाई सौर ऊर्जा को अगर लगा लेंगे तो आपको ये जो सिंचाई के या और तरह के लेजर लेवलर के लिए या किसी कहीं पर भी जो आपको थोड़ी बहुत पावर की ज़रूरत होगी, वो सारा पूरा अपनी सौर ऊर्जा से मिल जाती है। और उसका कोई पैसा भी नहीं देना, पैसा भगवान की तरफ से फ्री है। भगवान की तरफ से धूप या सनलाइट तो फ्री है, और बाकी जो लगाने में सोलर पैनल खर्चा आएगा आपको, वो आपको सरकार की तरफ अनुदान है और आपको अपना हिस्सा देना पड़ेगा। अब आपने जो सवाल उठाया था कि ये जो सब तकनीकें हैं, जितना हम साधारण कह रहे हैं, शायद हमारे किसान भाइयों को जब यूज करेंगे या प्रयोग करेंगे तो थोड़ी मुश्किल आएगी। तो हमारे किसान भाई अपने जहाँ से भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपने गांव के पास में कोई कृषि विकास केंद्र हो, ICR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कोई संस्थान हो, और नहीं तो अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी से अपनी ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संपर्क कर सकते हैं, और इसके बाद इन तकनीकों को कैसे प्रयोग करें, इनका प्रशिक्षण पाकर इन तकनीकों को अच्छे से अपना सकते हैं। लेकिन आपने जो बोला था कि हाँ, सही बात है कि ये तकनीकें जिस लेवल तक हमारे गांव में खेतों तक, छोटे किसानों तक जाना चाहिए, उतनी नहीं जा पाई हैं, क्योंकि जिस दिन उतनी चली जाएंगी उस दिन हमारे किसानों का जो है कि आय दुगनी हो जाएगी, और जो पलायन आपने शुरू में बोला था वो शायद रुक जाएगा, और हमारे गांव और घर भी तरक्की करेंगे। जी बिल्कुल, मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल, भारत सरकार इस पद्धति को जो है पॉपुलराइज करने के लिए प्रत्येक राज्य में प्रिसीजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर, सुनियोजित कृषि विकास केंद्र खोला है। उनका उद्देश्य है कि जितने भी नई तकनीक की आई हुई है उस पर जो है ना, उसके किसान को जो है ना, किसान तक उस तकनीक को पहुंचाना विद द हेल्प ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो सुनियोजित कृषि विकास केंद्र रिसर्च करती है, रिसर्च के बाद जो आउटकम आता है वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत किसानों तक
भेजती है, जिसमें जितने अभी हम लोगों ने चर्चा का विषय रखा है और चर्चा में जितने भी यंत्र यूज हुआ है और जिस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, ये सभी जो है ना प्रिसीजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर प्रत्येक राज्य में अब तक जो है ना 22 राज्य में एस्टेब्लिश की गई है। और उसका उद्देश्य है किसानों तक इस तकनीकी को पहुंचाना, और ये तकनीकी को भारत सरकार स्टेट राज्य सरकार के माध्यम से जो अनुसंधान जो सब्सिडी देती है, अनुदान देती है। और राज्य सरकार के लिए जो उनकी जो नेटवर्क है, उसकी जो यांत्रिक विधि है और उनके जो स्टाफ हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल तक, तो डिस्ट्रिक्ट में जिला उद्यान अधिकारी और जिला कृषि अधिकारी उनसे संपर्क करना होगा। और संपर्क करने के बाद वहाँ पर जो फॉर्मेलिटीज है, डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में खेत का जिसके नाम से ज़मीन है, ज़मीन का जो है ना कागज़ के साथ एप्लीकेशन लगा करके और उनकी फॉर्मेट आती, फॉर्मेट भर के जिला उद्यान अधिकारी के ऑफिस में जमा सबमिट करना है। आफ्टर सबमिशन यानी उसको सबमिट करने के बाद जिला उद्यान अधिकारी स्टेट को भेजती है, स्टेट जो है ना पूरा छानबीन के बाद उसको अलॉट करती है। ये प्रक्रिया है, चैनल है, रास्ता है जिससे किसान संपर्क कर सकते हैं और इसको अपने गांव तक पहुंचा सकते हैं। और जैसे कि अभी नीलम जी ने भी यहाँ पर जिक्र किया संजय जी का, और हमारे साथ अंचल जी भी, उन्होंने भी कहा। तो संजय जी ये बताएं कि जब जो हम लेज़र लेवलिंग की बात कर रहे हैं, क्या अब जो आपके आसपास के गांव के लोग हैं, क्या वाकई में वो आपसे इसका लाभ उठा रहे हैं, वो किराए पर लेते हैं? और अपने गांव के अलावा जो अन्य गांव है वहाँ पर आपने कैसे बदलाव देखा इससे? मैं बताना चाहूँगा कि आस पास के गाँव उन्हें देखा कि लेज़र चल रहा है, लेकिन उसके फ़ायदे भी बहुत हैं। जब मैंने सबसे पहले अपने खेतों में लगाया जी, अपने खेतों में लगाने के बाद तो लोग वालों ने देखा कि आप लगाते रहे हो, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? मैंने क्या फ़ायदा देखोगे जब फसल होगी। तो 1 साल तो मैंने अपने खेतों में लगाया और पड़ोसियों के 2-4 खेतों में लगाया ज़बरदस्त कह के। तो उसके बाद लगाया तो उन्होंने देखा कि पानी एकदम बिल्कुल बराबर चल रहा है, और खाद देते हैं तो खाद भी मतलब बहकर बराबर चलती है, और उसके बाद पैदावार भी बिल्कुल समान हुई है, ना कहीं से सूखा है ना कहीं से ज़्यादा पानी भरा है। पानी की बचत हुई उनसे, और पैदावार में भी ज़्यादा वो हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, बोला हमारे खेतों में कर दो। फिर मैंने सब मतलब आसपास के जितने गांव हैं उसमें काफ़ी गांव में कर दिया। 3,000 बीघा मतलब मेरा अनुमान है कि मैंने लेवलिंग कर दिया है। और बाकी अभी चल ही रहा है। और खूब किराए पर लेते हैं, 700 रुपये घंटे पर, 1 घंटे का चल रहा है। 2 घंटे 1 बीघे में करीबन लगते हैं। तो इतना पैसा देते हैं किसान? हाँ, खूब देते हैं, क्योंकि बचत बहुत होती है उनकी। अगर अनुमान लगाएं तो उनकी जो पानी की बचत है, खाद की बचत है, बीज की बचत है, मेहनत की बचत है, काफी बचत होने के बाद ये उनको ज्यादा नहीं लगता। मैडम एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा। बिल्कुल जगदीश जी, यहाँ पर क्या होता है कि हमारे वहाँ खेतों का लेवल जो है बराबर नहीं है, समतल नहीं है। तो इससे क्या होता है कि लेजर लेवलिंग करने से खेत पूरा समतल हो जाता है। तो आप खेत में यहाँ पर 1 इंच पानी छोड़ोगे तो वहाँ भी 1 इंच पानी मिलेगा। जो खेत लेवल में नहीं है तो वो एक जगह तो खड्डे में पानी भर जाएगा, एक जगह सूखा रह जाएगा। हमारी कुछ फसल सूखे में मर जाती है और कुछ डूब कर मर जाती है। तो इस चीज़ से काफ़ी हमें फायदा जी, यानी कुल मिला के उस पर खर्चा ना करके सही दिशा में खर्चा कर रहे हैं किसान। और संसाधनों की बचत भी है और उत्पादन भी अच्छा मिल रहा है। जैसा कि हमारे साथ स्टूडियो में 2 उदाहरण भी आपके सामने, जगदीश जी, संजय जी तो बहुत सारे युवाओं को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं और एक रोजगार का एक सही तरीका या फिर कहें नया तरीका भी उन्होंने ढूंढ निकाला है। और अन्य जो युवा हैं वो भी धीरे धीरे उनके साथ जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तकनीक की जब बात करते हैं तो इसे युवाओं को आसानी से हम जोड़ पाते हैं, और युवाओं का जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि उनका भी कहीं ना कहीं रुझान कृषि की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल इसी के साथ ही भी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो विचार विमर्श में हम बात करेंगे कि इसका कितना लाभ दिख रहा है और आगे कौन कौन सी चुनौतियां हैं। क्योंकि जब भी आपके सामने फायदे आते हैं उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी होती हैं, कुछ चुनौतियां भी होती हैं जिन्हें साथ ही साथ हमें दूर करना होता है। उस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें विचार विमर्श। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव? सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव?
मसालों की मंडी में कैसी है बयार? कब गरमाएगा गेहूं का बाजार? कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान? मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान? क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान? जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं? कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र? वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। और ब्रेक के बाद विचार विमर्श में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो इस बार विचार विमर्श का विषय है सुनियोजित कृषि तकनीकें। इस पर हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर की, बहुत सारी बातें निकल कर भी आई। हमारे साथ प्रगतिशील किसान भी हैं जो कि इन सुनियोजित कृषि तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अब नीलम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं तकनीकों का, तो ये भी जानते हैं कि तकनीक ऐसी चीज़ है जो कि हर वक्त बदलती रहती है समय के साथ, और वो चुनौतियां भी लेकर आती है। तो ऐसे में जब हम जल संरक्षण की बात करते हैं और खेती में जल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उस स्थिति में क्या चीज़ें सामने आती हैं? देखिए, आपने जो बोला कि हाँ सही बात है। जब हमारे किसान अपनी परंपरागत खेती को त्याग करके नई तकनीकों से खेती पे जाते हैं तो चुनौतियाँ बिल्कुल है। तो ये जो चुनौतियां हैं, लेकिन ये मैं ये कहना चाहूँगी हमारे अनुभव के आधार पर जो हमने किसानों के साथ काम किया है, ये चुनौतियां इतनी मुश्किल नहीं है कि हमारे किसान भाई उनको निपटा ना सकें या उनसे पार ना पा सकें। बिल्कुल किसान भाई क्या हैं, आप ये देख लीजिएगा, जो हमारे किसान सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो अगर उनको नई तकनीकों के माध्यम से उनकी आमदनी दुगनी हो जाती है, पैदावार बढ़ती है, संसाधनों की बचत होती है। देखिए, आप हमारे गांव में जो नहर से हमारे किसान सिंचाई करते हैं, वहाँ टर्न होता है बाराबंदी। किसी का दिन में पानी का लगाने का वक्त होता है, किसी का रात का होता है। जब रात में हमारे किसान जाते हैं पानी लगाने के लिए, बड़ा मुश्किल होता है ठंड के मौसम में। तो अगर हम ये जो जल संरक्षण की जो तकनीकें हैं, अगर इनको अपना लें तो हमारे किसान भाइयों को रात में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने हिस्से का पानी जो नहर का है, वो एक तालाब बना लें, जो कि कौशल जी ने बताया था, किसानों को अनुदान मिल रहा है, अपना तालाब में इकट्ठा कर लें और जब फसल को ज़रूरत है तब इस सिंचाई की नई तकनीकों के माध्यम से दें, जिसके बारे में हमें कौशल जी ने बता दिया। अब इससे क्या है कि आप देखती हैं कि रात में जाना जाना बच जाएगा और हमारे पास किसानों के पास हर वक्त जल उपलब्ध होगा। और जहाँ पे महिलाएं काम करती कृषि से जुड़ी हुई जो गतिविधियाँ, उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो बहुत मुझे अच्छा लगा कि चलिए आपने महिलाओं की भागीदारी के बारे में बात की। आप देखिए, कृषि में हमारी महिलाएं बहुत योगदान करती हैं, लेकिन जितनी कृषि की सारी तकनीकें हैं वो हमारी महिलाओं के लिए उतनी ज़्यादा सहूलियत वाली नहीं है। आप देखिए, फावड़ा उठा के जाना है, छोटी छोटी क्यारियां बनानी है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी पानी ले जाना है, हमारी महिलाएं वो काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने फव्वारा लगा दिया, ड्रिप लगा दिया, तो आपको एक मोटर का स्विच है, आपने जैसे घर में मिक्सर जूसर यूज करते हैं वैसे आपने ऑन किया और पूरे खेत में एक समान जल का वितरण हो गया। इसी तरह से आपने देखा होगा खाद देने का तरीका, हमारे किसान भाई क्या करते हैं, बोरी खोल लेते हैं और बस उसको पूरे में छिड़क देते हैं। वो हमारी लेडीज नहीं कर सकती, हमारी महिला किसान नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर इसी खाद का हम घोल बना के ड्रिप या फव्वारे की सिंचाई के माध्यम से, जिसको फर्टिगेशन कहते हैं, दें, तो हमारी महिलाएं भी इसमें पूरा भागीदारी कर सकती हैं और इसको अपना सकती हैं। और अब दूसरा है चीज़ जो आपने चुनौतियों की बात की, एक चुनौती ये जरूर हमने अनुभव की है कि हमारे किसान भाई पैदा करना तो जान जाते हैं लेकिन बेचना नहीं जानते। इनको ये नहीं होता है कि अपने प्रोडक्ट का दाम इनको कैसे मिले। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहते हैं जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने गोभी लगाई, पूरे गांव ने गोभी एक समय पे लगा दी, तो क्या होगा, बाजार में उसका रेट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने गोभी सिंचाई की नई तकनीकें अपना के या पाली हाउस बना के आपने नर्सरी पहले तैयार कर ली
और फिर आपने बेड बनाया, खेत प्लेन रखा, खेत प्लेन करके बेड बनाई, उसमें लेटर डाल दिया और आपने गोभी लगा दी। आपने 15 दिन पहले लगा दिया, तो आप देखिएगा उस समय गोभी का दाम सबसे बढ़िया होगा अगर आपकी फसल 15 दिन पहले बाजार में चली बिल्कुल। जाएगी। तो किसानों को बाजार भी समझना होगा, सिर्फ उत्पादक ही ना बन के रह जाएं, वो ये भी समझें कि उन्हें कहाँ से कब कितना अधिक लाभ मिल सकता है। और अंजल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात जब करते हैं, पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं, और उसमें जो हम खासतौर पर सुनियोजित कृषि तकनीकों को जोड़ते हैं, तो वहाँ पर कौन कौन सी चुनौतियाँ रहती हैं? सेंसर ड्रिवन टेक्नोलॉजी है, सेंसर की कास्ट ज़्यादा है, तो अगर हमारे पास लो कास्ट कोई सेंसर होंगे जिससे हमें जो किसान भाई उसको खरीद सके आराम से, तो वो उसका सोल्यूशन एक है। दूसरा यह कि जो हमारी जो ज़मीन है, खेती है, वो टुकड़ों में बंटी है, एक टुकड़ा है किसान का जहाँ तक दूसरा दूसरी जगह है। तो ये क्योंकि अगर जो टेक्नोलॉजी हो क्रॉप स्पेसिफिक होती है, तो उसमें फिर वो उसको इस्तेमाल करना, एक सेंसर को सब जगह, टेक्नोलॉजी को, एक मशीन को सब जगह, वो एक चैलेंज है। तो हमारे पास कुछ ऐसी मशीनें बनाई जाएं जो लो कास्ट भी हों और साथ में कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा क्रॉप्स में उसका इस्तेमाल हो सके। रिसर्च चल भी रही है, लोग डेवलप भी कर रहे हैं। तो ये कुछ चुनौती हैं, एक तो कास्ट की है, कास्ट को कम करना है। दूसरा, अगर लैंड कंसोलिडेशन हो सके कि किसानों की ज़मीन एक जगह हो, आपस में कुछ कर लें, तो वो एक दूसरी है। और तीसरा जो जैसे बताया कि जैसे हम जब प्रिसीजन फार्मिंग करेंगे, प्रिसीजन टेक्नोलॉजी लगाएंगे, तो उसमें फार्मर की जो प्रोड्यूस है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी, तो उसकी अच्छी प्राइस मिलना भी एक जरूरी है। और एक तीसरी चीज़ जो मैंने देखी है कि जो हमारा किसान है, या इवन जो लोग डेवलपमेंट में जुड़े हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी है। जब हम तकनीक की बात करते हैं तो वहाँ पर ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कौशल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम योजनाओं की बात करते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी चुनौतियाँ रहती हैं? जब हम योजनाएं की बात करते हैं, सबसे पहले जो चुनौती आती है किसान को उसकी जानकारी, किसान को योजना की जानकारी नहीं होती है और किसान आगे नहीं आते हैं। तो किसान को जानकारी देना ये सबसे बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ जो नई तकनीक आ रही है, डे बाय डे नई नई तकनीकें आती जाती हैं, उस तकनीक के लिए किसान को भी आगे आना होगा कि आज देश में नई तकनीक आई है, उस तकनीक को हम कैसे इस्तेमाल करें, उसके लिए गवर्नमेंट की क्या सब्सिडी है और गवर्नमेंट किस रूप से हेल्प करती है, कहाँ ट्रेनिंग देती है और कितने हमें अनुदान देती है। एक चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दें, अभी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई हुई है, ठीक है, इसमें इसका स्लोगन है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप में कम अर्थ ही होता है कि कम से कम पानी में अधिक से अधिक उपज लेना। कम से कम पानी के लिए गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी दे रही है, लेकिन ये सब्सिडी जो कोई की जानकारी है, इस अनुदान की जानकारी किसान को बहुत कम हो पाती है। किसान जो है ना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसको जो है ना किसान को भी आगे बढ़ना होगा कि और जन सरकार भी इस पर जो है ना अमल कर रही है, उसको आगे। तो भूमिका है ही, लेकिन किसान को भी अपने स्तर पर कुछ प्रयत्न करने होंगे और इन योजनाओं का लाभ उठाना होगा। अंत में संजय जी और जगदीश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी। जगदीश जी, पहले आप बताएं कि किसान के तौर पर जब हम सुनियोजित कृषि तकनीकों का जिक्र करते हैं तो कौन कौन सी चुनौतियाँ किसान महसूस करता है? ट्रेनिंग का काफ़ी अभाव रहता है। तो अगर मान लो हमें ड्रिप चलाना है तो ड्रिप को कैसे चलाया जाएगा, उसका फर्टिगेशन उसमें कैसे किया जाएगा, इन चुनौतियों का तो किसान को सामना करना पड़ता है। लेकिन जब सीख जाता है तो इसमें हमारे काफ़ी खर्चे बच जाते हैं। तो वो जो चुनौतियां हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि उसमें हमें अच्छी पैदावार मिल रही है तो अच्छा हो रहा है। अगर हम 1 कट्टा यूरिया का खाद का हम किसी खेत में दे रहे हैं और हमारा 10 किलो में काम चल रहा है, तो एक चुनौती तो है कि नई टेक्नोलॉजी को हम अपना रहे हैं, लेकिन जब हमारा पैसा बचता है तो वो नई जो चुनौती है हमें नज़र नहीं आती। बिल्कुल। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि जगदीश जी ने बताया कि जो तकनीक है वो पल पल बदलती रहती है और उसके हिसाब से खुद को तैयार करते रहना ये एक चुनौती रहती है। आप क्योंकि युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप बताएं कि आप अपने स्तर पर कौन कौन सी चुनौतियाँ देखते हैं? चुनौतियाँ तो बहुत बड़ी आती है किसानों के सामने। सबसे पहली चुनौती तो ये आती है कि किसान को जानकारी नहीं है क्या होना है, कैसे होना है, कहाँ से आता है। कुछ किसान तो मुझसे पूछते हैं, भाई साहब लेजर कहाँ से लाए, कितने का है, क्या है। किसी को नॉलेज बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं, कहाँ से आएगा, कुछ नहीं, नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, ना प्रशिक्षण है ना कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है। लेकिन इनको उपयोग करने से थोड़ा झिझक तो लगती है, लेकिन एक बार प्रयोग करने के बाद जैसे कहते हैं कि लाभ क्या आएगा, चुनौतियाँ कुछ नज़र नहीं आएंगे आपको।
तो वो बात कहने की वो बात है कि अगर अपन मेहनत करें और दिल से करें तो अपन लाभ ही लाभ है। जी बिल्कुल, तो लाभ ही लाभ है, यानी सुनियोजित कृषि तकनीकों के इस्तेमाल से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और वो कौन कौन से फ़ायदे हैं इस पर भी हमने विस्तार से आज के कार्यक्रम में चर्चा की और उम्मीद करते हैं कि ये बातें हमारे किसानों के दिल में बैठी होंगी, उनके दिमाग में बैठी होंगी और वो इसका लाभ अपने खेतों में ज़रूर उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल जी, आप स्टूडियो में आए, साथ ही साथ जगदीश जी आपने तो बहुत अच्छी बातें बताई, नीलम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और संजय आप हमारे युवा किसानों के लिए एक प्रेरणा है। आप जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमारे किसानों को बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई आज के विषय से जुड़ी हुई। और इसी के साथ ही विचार विमर्श में फिलहाल इतना ही। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कैसे सुनियोजित तकनीकों का इस्तेमाल करके किसान आगे बढ़ सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो खाद्य सुरक्षा का संकट जैसी स्थिति बनने की जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि बदलते दौर के साथ किसान भी बदलेगा, इन तकनीकों का इस्तेमाल करेगा और अपनी तस्वीर भी बेहतर करेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।